हेलो डियर बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सही होंगे आप लोग। चलिए, तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई। इसमें आप पढ़ेंगे जो इसके बेहतरीन न्यूमेरिकल जिन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, या जहां आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ है, वो टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। तो हेडिंग क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, forces between multiple charges. If there are multiple charges, then how will you find the net force acting on the charge? ठीक है, तो उसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है बेटा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत काम का होता है, ठीक है। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फील्ड पे भी लग सकता है। अभी आगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां भी लग जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या कहता है भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए, फिर न्यूमेरिकल कुछ करा देंगे इस पे बेस्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है। उस पे बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इवन कंपटीशन में भी आता है अच्छे कॉन्सेप्ट के। चलिए देखिए, सो लेट्स से, हाँ, इसके स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द स्टेटमेंट। हाँ, तो भाई इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? वो कहती है इफ देयर आर मल्टीपल इफ देयर इज अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, then the force acting on a charge due to other charges the force acting on a charge due to other charges will be vector sum of all the individual forces. Vector sum of all the forces applied by the charges. ठीक है। हाँ, तो भाई ये है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ये कहता है, चलो अभी उसको लिखा रहने तो मैं फिर से उसको रीड कर दूंगा, पहले समझ लो ये कहता क्या है, फिगर से समझ लीजिए। जैसे मान लो यहाँ 2-3 चार्ज हैं, 1 2 3। ये मान लो Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज है, लेट्स से Q4। मैंने कहा नेट फोर्स ऑन Q4, व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन Q4? अगर इनके बीच की डिस्टेंस Q1 से ये R1 डिस्टेंस पे है, Q2 से ये R2 डिस्टेंस पे, और Q3 से कितनी डिस्टेंस पे है बेटा? R3 पे, ठीक है। Q1 से ये चार्ज कितनी दूर पे है? बोलो R1। Q2 से कितनी दूर पे है? R2। Q3 से कितनी दूर पे है? R3 दूर डिस्टेंस पर, ठीक है। हाँ, तो भाई बताइए नेट फोर्स कितना Q4 पे लग रहा होगा? तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा बेटा? ये जो फोर्स जितने लग रहे हैं सबका वेक्टर सम ले लो। मान लो Q1 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? Q1 लगा रहा है F1 वेक्टर, Q2 F2 वेक्टर, ये F3 लगा रहा है। सो नेट फोर्स ऑन Q4, अच्छा लिखा तो है ऊपर, डायरेक्ट लिखो, क्या होगा? F नेट वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन। और भी होंगे तो उनको भी लिख लिया जाएगा। मीन्स आपको सारे फोर्सेस जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, ठीक है, ये जो लगा रहे हैं ये फोर्सेस, ठीक, इन सभी फोर्सेस का
वेक्टर सम होगा। अच्छा एक बात ये भी है, ये जो फोर्स लगा रहे हैं आपस में, जैसे इन दोनों के बीच का मान लो फोर्स है 20 न्यूटन, तो इस 20 न्यूटन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके और इसके होने से, ठीक है। इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड बाय, ये भी नोट करने वाला पॉइंट है बेटा, इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दूसरे चार्ज के होने से इनके बीच का जो फोर्स होता है वो अनअफेक्टेड होता है। रिश्ता भी ऐसा होना चाहिए, किसी दूसरे के होने से आपके रिश्ते में वैसा ही बॉन्ड बना रहे, उतना ही, ठीक है, लगाव रहे, दूसरे के होने से कुछ आप पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक, उसके प्रेजेंस से आप इफेक्ट ना हो, सेम एज इट इज यहाँ पे, ठीक। चलिए, सो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, समझ गए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में सारे फोर्स को ऐड करना होता है। अब ऐड करने में दिक्कत क्या है, वेक्टर का रूल दिमाग में कंसीडर करके या रख के तब आपको ऐड करना। अब कैसे वेक्टर के रूल लगेंगे, क्या होगा, वो न्यूमेरिकल से समझते हैं, ठीक है। मैं स्टेटमेंट मिटा दूं, वेयर इज टेस्टर टेस्टर टेस्टर। Is it clear to everyone? इस पे फिगर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं बेटा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैं फिगर से बता रहा हूं, देयर आर 3 चार्जेस। ये कैसा ट्रायंगल है, ये है बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड लेट से ए है, A is the side of this triangle, ठीक। अब इसके हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। बेटा यही चीज न्यूमेरिकल में थ्योरी में दी रहती, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए ना आपको, कोई समस्या ना ही होनी चाहिए। 3 चार्जेस Q Q Q, सेम मैग्नीट्यूड के, ठीक है, रखे हुए हैं सारे कॉर्नर पे। अब आपको पूछा गया है व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू दीज 2 चार्जेस ऑन थर्ड चार्ज। ये थर्ड देख लो जिसको मैंने ब्लू कलर से किया है, इस पे ये दोनों मिलके कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक। अब ध्यान दो, पहले हम इन 2 चार्ज के बीच में फोर्स कितना है वो निकाल लेते हैं। What will be the force between 2 charges? F कितना होगा इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के किसी के बीच का फोर्स निकालोगे उतना ही होगा, डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा। तो कितना होगा बेटा फोर्स होगा K, Q1 Q2 होता है ना, तो Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर हो जाएगा, नीचे A स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा होगा सबके बीच में। तो मान लेते हैं इसने, इस वाले चार्ज ने इस पे धक्का दिया और पॉजिटिव है। कैसे पता करोगे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? बेटा अपने आप को पॉजिटिव सपोज करके उस पॉइंट पे खड़े हो जाओ। जैसे ये चार्ज कैसा है, ठीक है, इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, मैंने क्या बताया, अपने आप को पॉजिटिव समझ के यहां खड़े हो जाओ। अब आप यहां खड़े हुए तो बताओ ये आपको क्या करेगा, धक्का देगा बाहर की तरफ, तो किधर जाओगे आप, बाहर की तरफ। ये क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव, आप भी पॉजिटिव, रिपल कर दिया इसने भी आपको धक्का दिया इस तरफ। कितने फोर्स से, कैपिटल एफ। दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। अब बताओ हो गए, कोई तीसरा फोर्स है नहीं ना भाई, इस पे फोर्स पूछा गया था, लगाएगा कौन, ये दोनों लगाएंगे, तो 2 फोर्स हमने बना दिए वेक्टर में।
अब हमें इन दोनों का एडिशन करना है। और बेटा जब भी आप वेक्टर एडिशन कर रहे होते हैं आपको उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए। डू यू नो दिस एंगल? ये बताओ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री दिस एंगल विल ऑल्सो 60 डिग्री। अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? एफ नेट। एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट एफ स्क्वायर। भाई फॉर्मूला पढ़े हो ना रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये एक वेक्टर है। ये फॉर्मूला कब लगता है? जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच के अगर थीटा एंगल है, ठीक है। इफ देर आर टू वेक्टर्स हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम द फॉर्मूला इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये लगाना होता है। लगाइए, कितना हो जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया ना। और बताइए फिर 2f स्क्वायर cos 60। इसको सॉल्व करोगे 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स √3 इंटू एफ आ गया। एफ नेट, ये नेट फोर्स आया। आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा सर आपने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया, बेटा मैग्नीट्यूड लेकर आए। अब एफ की वैल्यू रख दो, एफ पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, ये है एफ की वैल्यू क्या? √3 kq स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दिस विल बी द नेट फोर्स ऑन द चार्ज दिस। समझ गए? अब बेटा इसी में वो चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर देगा? अब मैं तुमको घुमा घुमा के पूछ ले, तो मान लो सेंटर पे पूछता, ठीक है, सेंटर पे बेटा सिमेट्री हो जाती। क्या हो जाता? सिमेट्री, और फोर्स क्या हो जाते? कैंसिल हो जाते। ठीक, जब भी कोई रेगुलर फिगर है और अगर आपसे सेंटर पे पूछ रहा है तो अधिकतर क्या हो जाता है? नेट फोर्स 0 हो जाता है। अच्छा हाँ, इसी में देख लो, मान लो ये चार्ज मैंने -q कर दिया होता, तब क्या करते आप? हटा दूं -q पे दोनों अंदर की तरफ हो जाते, रिजल्टेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अभी जो रिजल्टेंट आया वो ऐसे आया। अभी मान लो तुम इस चार्ज को नेगेटिव ले लेते तो दोनों अंदर की तरफ भाई अट्रैक्ट करते ना फिर दोनों। चलो आपने कहा सर एक काम करिए, ये ट्रायंगल है बेटा, इसी में सारा कानून सीख लो। कुछ बच्चे होते हैं जैसे मैंने ये वाला सिखा दिया, अगर उसने चार्ज की वैल्यू बदल दी, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, तो बस वो धराशायी हो जाते हैं वहीं पे। देखो बेटा मान लो ये -q है, ये q है, ये +q। अब ठीक है, इस वाले को माइनस कर दिया, अभी भी फोर्स यहीं निकालना है। तो ये क्या करेगा? ये इस पे फोर्स लगाया इसने F, इस डायरेक्शन, भाई दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा, बाहर की तरफ भागेगा वो। अब बताओ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या चाहिए? इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट चाहिए। बेटा अंदर का एंगल हमें पता है 60, तो ये बाहर का एंगल कितना होगा? 120। नहीं, और बेटा जब दो वेक्टर एक दूसरे से 100 सिमिलर वेक्टर, दोनों एफ है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, अगर दोनों सेम है और बीच का एंगल 120 है तो रिजल्टेंट भी एफ ही आता है और जस्ट बीच में जाएगा 60 डिग्री पे। ठीक है, एफ बोले तो यही आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये एफ कैसे आ गया? बेटा यहीं रख दोगे ना, cos 120 रखोगे माइनस का आ जाएगा, तो 2f स्क्वायर में से एक f स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ओनली f स्क्वायर आएगा, तो दैट्स वाई f। ये तो अब याद कर लो, अगर दो वेक्टर सेम हैं और उनके बीच का एंगल 120 है तो सेम वेक्टर आ जाता है, ये काम आएगा आपके लिए। ठीक, ये समझ गए? कोई भी चार्ज चेंज कर दे तो आप निकाल सकते हो। ओके ओके, आगे बढ़े। अब एक स्क्वायर वाला देख लो।
ट्राइंगल वाला समझ में आ गया? कोई भी एंगल चेंज कर देगा। मान लो इसका मैग्नीट्यूड उसने 2 कर दिया, तब क्या करेंगे आप? बोलो। इन दोनों के बीच का फोर्स F है, तो इसके और इसके बीच का फोर्स 2F कर देना। सिंपल सी बात है, क्यों परेशान हो रहा हूं? अच्छा, कुछ बच्चे होते बेटा पहले से वैल्यू रखने लगते हैं। पहले से वैल्यू मत रखना, पहले से वेरिएबल में लेके चलना। अगर मान लो वैल्यूज भी दे रखा है कि ये 6 माइक्रोकूलम है, ये 5 है, जो भी है, व्हाटएवर इज द वैल्यू, पहले ही वैल्यू रख के नहीं चलना होता। लास्ट में हम यहां तक आओगे, जो रिजल्ट हम लेकर आए थे वहां तक, उसके बाद वैल्यू लास्ट में रखी जाती। पहले से वैल्यूज लेके चलोगे तो फिर तब तो राम राम, सत्य है सत्य है सत्य है। समझ गए? समस्या हो जाती, पहले से नहीं रखना है। अब आगे देखो, स्क्वायर का देख लो। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 2, ये भी बढ़िया है। देयर इज अ स्क्वायर, देख पा रहे हैं आप? इज इट विजिबल टू यू? जिसकी साइड ए है, एक तरफ मैंने ये बना दिया, समझ जाना ये सब तरफ, और हर कॉर्नर पे क्यू 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 क्यू। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको चार्ट चेंज करके भी दिखा दिया था, चेंज होने पे क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एंगल चेंज होगा, और क्या होगा। चलो, ये पूरा सिस्टम चार चार्ज का है। आपसे पूछा गया है फाइंड द फोर्स। इसको मैं कॉर्नर्स को नाम भी दे दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मैंने आपसे पूछा फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर डी। इस वाले कोने पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर फोर्स निकालना है। चलो बेटा, साथ साथ में दिमाग लगाते चलना। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले उस चार्ज को पकड़ो जिस पे फोर्स लग रहा है, इस वाले पे लग रहा है। अब पहले चलो ए से एक ऐसा फोर्स लगाएगा, यहां जो चार्ज रखा है यहां पे दोनों पॉजिटिव हैं, रिपल्सन होगा, ये इसको भगाएगा, इधर बना दो, सही से बना दो। कितने फोर्स से भगाएगा? लेट्स से एफ। ठीक है, ये वाला इसको किस फोर्स से भगाएगा? भाई इसके बीच की भी डिस्टेंस ए थी, इसके बीच की भी डिस्टेंस ए थी, तो ये कितना, ये भी कितने फोर्स से भगाएगा? एफ भगाएगा। ठीक है। अच्छा आप बताओ, ये कितने फोर्स से भगाएगा? क्या ये भी एफ होगा? बेटा ये वाला एफ नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज हो गई। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? a√2। यही तो होती है। डायगोनल कितना होता है बेटा? a√2 होता है ना। पाइथागोरस से निकाल सकते हो ना। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये a है, तो पीजीटी लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है। तो क्या ये तीसरा वाला जो फोर्स हो रहा है ये भी सेम होगा? नहीं, ये सेम नहीं होगा। इसको नाम दे देते हैं एफ डैश दे देते हैं। ठीक, क्या देते हैं? एफ डैश। बीच से जाएगा। ये एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। अब बेटा 3 वेक्टर आ गए। कैसे वेक्टर आए? 3। बेटा ये दोनों इक्वल हैं, एफ और एफ इक्वल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी के लाइन में आएगा जिधर एफ डैश है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे और फिर उसको एफ डैश में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ रिजल्टेंट ऑफ एफ, ठीक है, एफ एंड एफ, ये दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा बता दो। चलो उसको डबल डैश बोल देते हैं, एफ डबल डैश अंडर रूट, वही फॉर्मूला, a² b² + 2ab cos थीटा। cos थीटा 90 है तो वो 0 हो गया, तो मतलब f² कितना आ गया बेटा? f√2।
ये आ गया बेटा एफ डबल डैश। इन दोनों का खेला खत्म, हटा दो अब, ये दोनों हट गए। इन दोनों को ही तो मिला के कैलकुलेट, इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया एफ डबल डैश। तो एफ डैश और एफ डबल डैश, अब दोनों पे ध्यान दो, ये दोनों फोर्स हट गए। एफ डैश इधर है, एफ डबल डैश भी उधर है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, ठीक है। सो बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन द चार्ज डी, ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर डी कितना हो जाएगा बेटा? एफ नेट, दोनों का सम एफ डैश और एफ डबल डैश को जोड़ दो, बस काम खत्म। एफ डैश की वैल्यू बता सकते हो कितना है? एफ डैश क्या है बेटा? इसके और इसके बीच का फोर्स है, ठीक है। तो बताओ कितना होगा भाई? एफ डैश की वैल्यू कितनी आई? के क्यू स्क्वायर और बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब ए रूट 2 का स्क्वायर, प्लस एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी है? एफ रूट 2 है, के क्यू स्क्वायर, इसको सॉल्व करो 2a स्क्वायर आ जाएगा। एफ की वैल्यू रख सकते हो। एफ क्या था भाई? इन दोनों के बीच का फोर्स था, चाहे इन दोनों को ले लो। और एफ की वैल्यू थी कितनी? के क्यू स्क्वायर, और इनके बीच का गैप कितना था? ए स्क्वायर। रख दो के क्यू स्क्वायर, बीच का गैप ए स्क्वायर। कुछ कॉमन है बेटा? कुछ कॉमन है? कॉमन है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? हाफ प्लस 1। क्यों कि कुछ और बचा? ठीक है, कुछ और तो नहीं बचा भाई? अच्छा रूट टू कहाँ गए भाई? खा गए क्या आप लोग? रूट 2 भी है यहाँ, रूट 2 बचेगा। बस यहीं पे आंसर हो गया ये एफ नेट। एफ नेट इज योर आंसर, दैट्स इट। कोई समस्या बेटा इस न्यूमेरिकल में? चार्ज चेंज कर देगा, समझ जाओगे क्या होगा। जैसे मान लो इसी को माइनस कर देंगे तो क्या होता है? ये वाला इधर आता है, ये वेक्टर इधर आ जाता है, ठीक है। तो बेटा बस एंगल चेंज होता है, तो रटने की कोशिश ना करना, चार्ज के हिसाब से एंगल डिसाइड करना। वो कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है, इतना तो आपको भाई दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। समझ गए? दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर। चल अब थोड़ा इक्विलिब्रियम की कंडीशन देख लीजिए, ठीक है। इस पे भी इक्विलिब्रियम पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और न्यूमेरिकल आप अपने आप कर लेंगे। न्यूमेरिकल में होगा ही क्या, कॉन्सेप्ट का मतलब मैं इतना तो बता दूंगा, बस आपको वैल्यूज रखनी रहेगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। अगर मान लो कई सारे चार्ज हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए भाई दो कंडीशन होती, एफ नेट 0 होना चाहिए, फोर्स ऑन द, जैसे कोई चार्ज मैंने बोला ये इक्विलिब्रियम है, तो क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम होने का मतलब है इस पर नेट फोर्स 0 है, सिंपल सा लॉजिक। या फिर टाउ नेट टॉर्क 0 हो, अगर थोड़ा रोटेशनल ले लिया जाए तो, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए, एफ नेट 0, टाउ नेट 0। ये अगर थोड़ा सा रोटेशन वगैरह है तो टाउ भी आ जाएगा,
अगर रोटेशन नहीं है, बात सिर्फ लीनियर की हो रही है, लीनियर मोशन की, तो सिर्फ नेट फोर्स 0 कर दो। समझ गया? चलो दो चार्ज का सिस्टम समझ लेते हैं तो उसमें क्या क्या बोला जाएगा। पहला केस फर्स्ट, सही समझिएगा। इफ Q1 and Q2 आर ऑफ सेम साइन, सेम साइन समझ रहे हो ना बेटा? Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी नेगेटिव, ठीक? या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। बच्चों को ये कंडीशन दे दो, वो डर जाते हैं और ये यो बात लिख दी बेटा। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। बेटा ये तभी आ सकता है ना जब Q1 भी पॉजिटिव हो, Q2 भी नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव के हों या दोनों पॉजिटिव को, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। उस समय जानते हो क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम अचीव होता है वो कहां पर अचीव होता है? देन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अचीव्स बोल दो या फाइंड, इक्विलिब्रियम फाउंड बिटवीन द बोथ चार्जेस, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस, उन दोनों के बीच में होगा, बाहर नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज, ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के बीच का गैप मान लेते हैं, कितना मानते हैं हम लोग? R मानते हैं, R ले लिया मैंने। अब मैंने कहा कि एक तीसरा चार्ज ले लो, लेट से मेरे पास तीसरा चार्ज Q0, ये Q0 है, इसको कहाँ रख दूं? ये पूरी लाइन है ऐसे, ये Q0 कहाँ रख दूं कि इक्विलिब्रियम मिल जाए? यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, किधर रख दूं? तो बेटा मैंने आपको रूल बता दिया कि अगर आप पहला काम क्या करें, दोनों चार्ज को देखो, दोनों अगर पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो इक्विलिब्रियम इन दोनों चार्जों के बीच में मिलेगा। इन बिटवीन लिखा है ना, फाउंड बिटवीन द बोथ चार्जेस, इक्विलिब्रियम आपको इन दोनों के बीच में कहीं मिलेगा, ठीक। चलो वो पॉइंट मैं ले लेता हूं। अब न्यूमेरिकल में क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू दी जाएगी कि भाई एक 5 माइक्रोकूलम है पॉजिटिव का, एक 10 माइक्रोकूलम है, तो बताओ थर्ड चार्ज को कहाँ रख दूं? थर्ड चार्ज की कोई वैल्यू दे देगा, वैसे थर्ड चार्ज का कोई रोल नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है बेटा। वो बोलेगा इसको कहाँ रख दूं, कितने सेंटीमीटर पे, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम मिल जाए। तो बताओ, मैंने कहा कि भाई इस चार्ज को यहां रखा गया, ये A है, ये B है, पॉइंट P पे रखा गया, इसको रख दिया गया, और ये कितनी डिस्टेंस पे रखा गया, यहां से मान लेते हैं x, पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा गया। तो बताओ ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हुई? r माइनस एक्स हुई। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा बताओ, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में कब होगा? और दोनों सेम साइन के हैं, तो बेटा ये इसको इधर रिपेल करेगा, मान लो F1 फोर्स से, ये इसको इधर रिपेल करेगा F2 फोर्स से, दोनों अपोजिटिव डायरेक्शन, छीना चपटी हो रही, एक उस तरफ धक्का दे रहा है, उधर वाला इस तरफ धक्का दे रहा है। और इक्विलिब्रियम होने क्या मतलब, ये सामने बीच में खड़ा, ना ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। क्या मतलब है इसका? कि दोनों तरफ से बराबर धक्का लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई एक भी डोमिनेट करेगा, वो ये बॉडी उधर ही शिफ्ट हो जाएगी। चलो, इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर हैं, और दोनों फोर्स बराबर बोले तो F1 इज इक्वल टू F2। F1 क्या है? F1 पहले वाले चार्ज ने कितना फोर्स लगाया, लिख दो, वैल्यू बोलो क्या होगा। K होगा बेटा Q1 Q0, और इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया बेटा, x²। F2 बताओ, F2 इन दोनों के बीच का फोर्स है, क्या लिखोगे, K Q2 Q0
और नीचे बीच का गैप कितना हुआ r माइनस एक्स का स्क्वायर। चलो बताओ कुछ कैंसिल होगा जल्दी जल्दी। के कैंसिल, क्यू नॉट कैंसिल, के कैंसिल, क्यू नॉट कैंसिल, और कुछ कैंसिल हुआ। r माइनस एक्स इधर ले आओ और ये वाला x इसको उधर ले जाओ, Q2 बाई Q1, इस पे होल स्क्वायर लगाओ। यहाँ से होल स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट बन जाएगा, तो r बाई एक्स, इस x को यहाँ से कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। ये रूट कितना हो गया Q2 बाई Q1, ठीक, 1 भी उधर भेज दो तो r बाई एक्स कितना आ गया, रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1, ठीक। तो बताओ यहां से x कितना आ जाएगा, x निकाल सकते हो, x बोलो कितना आ जाएगा यहां से, x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1। लो, ये क्वेश्चन कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है तो डायरेक्ट यहां रख दो भाई, आपको चार्ज की वैल्यू दी जाएगी। मान लो डिस्टेंस ये 10 मीटर है, ठीक है, और ये वाला चार्ज है मान लो 10 है, Q2 है मान लो, Q2 मैंने दे दिया आपको, कितना दे दूं आपको, 4 कूलम दे दें, 4, हाँ चलो 4 कूलम दे। Q1 दे दिया मैंने आपको 1 कूलम। तो बताओ जैसे आप रखोगे तो x कितना आ जाएगा, r के प्लेस पे 10 रखोगे, Q1 कितना आ गया 4 अपॉन 1, 4 होता है मतलब 2 प्लस 1, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 3, 3.3 मीटर पे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। समझे? वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी, सिंपल सी बात है, रोने की इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, 2 ही कंडीशन मिलेंगी आपको इस पे, इक्विलिब्रियम पे 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के इक्विलिब्रियम। एक तो जब दोनों चार्ज सेम साइन के हों, एक क्या हो सकता है जब दोनों चार्ज बोलो 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 अपोजिट साइन के हों। इफ केस 2, मैं यहां लिख देता हूं केस सेकेंड, ठीक है, इफ Q1 Q2 इज लेस देन 0। अब मुझे बताने की जरूरत है मैं लिखूं क्या इतना बवाल, इफ Q1 और Q2 ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है, अरे लिख दें Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन, लियो, लिख दिया, और कुछ, ठीक। अब इतना हुआ। चलो बताओ अब क्या होगा बेटा, अब जानते हो इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो बेटा मिलेगा अगर दोनों चार्ज अपोजिट हैं, तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है, उसके पास मिलेगा, एंड बियॉन्ड द लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों के बीच में नहीं होगा, जो छोटा चार्ज होगा उसकी तरफ होगा और बाहर होगा, आउटसाइड नियर स्मॉलर चार्ज, ये लोकेशन है उसकी, ठीक। चलो लेट्स से मैंने एक फिगर बना के दिखा देता हूं, रिजल्ट में डायरेक्ट लिख दूंगा, ये Q1 है, ये Q2 है, बीच का गैप हमेशा R मानते हैं हम लोग, R मानेंगे, और मान लेते हैं Q2 इज स्मॉलर, मॉडुलस ऑफ Q2 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ Q1। बेटा मॉडुलस है, जैसे ये प्लस का 4 माइक्रो है, वो माइनस का 8 है, तो ये नहीं कि उसको छोटा मान लोगे आप, मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करना है। हाँ भाई, क्योंकि प्लस माइनस तो बेटा अट्रैक्शन और रिपल्सन को शो करता है, वो ये थोड़ी शो कर देता कि फोर्स छोटा है, ना 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 ना। चलो देखो, मान लेते हैं कि ये छोटा चार्ज है ना, Q2 को मैंने छोटा बोला है, तो छोटा चार्ज उसी के पास इक्विलिब्रियम मिलेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट को ये A है, ये B है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ है P, और इसकी ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है।
तो बताओ पहले वाले चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस आर हो गई। ठीक है, तो बेटा यही काम फिर से जब करोगे, दोनों फोर्स को इक्वल करोगे और ये सॉल्यूशन करोगे, तब आप जानते हो इस रिजल्ट पे पहुंचोगे। x इज इक्वल टू आर तो ऊपर रहेगा ही, रूट Q1/Q2 हो जाएगा, ठीक, और माइनस का 1। दिस विल बी द रिजल्ट। और आपको तरीका भी इसी वजह से मैंने बता दिया। अभी मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, आपके जो अल्लाह ये कहां से आ गया, ये वो मुझे नहीं समझ में आया, मैं नहीं मानूंगा। इसी वजह से आपको मैंने पहले समझा दिया है पहले केस में कि कैसे आएगा। दूसरा केस अगर आप चाहते हैं तो खुद से कर लेना, इतना ही रिजल्ट आएगा। ठीक, समझे गए हो? इस पर न्यूमेरिकल भी कर लोगे, बस वैल्यूज दी रहेंगी बेटा। ये सोचो MCQ आया तो तुरंत इस पे रख के निकाल सकते हो कि कितनी डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। मिटा दूं? नो 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 नो। इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट समझ गए बेटा? इक्विलिब्रियम भी 3 टाइप के होते हैं, एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है और एक न्यूट्रल होता है। ना स्टेबल ना अनस्टेबल। स्टेबल कब होता है? जब चार्ज, जैसे वो इक्विलिब्रियम में ऐसे खड़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा मैंने उधर से धक्का दिया इसको, ये इधर गया, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से फिर ये मीन पोजीशन अपना मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, आ रहा है, तब ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जिधर धक्का दे दिया चला गया उधर ही, तो वो कैसा है? अनस्टेबल। ठीक है, समझे? तो ये स्टेबल और अनस्टेबल की कहानी थी। अभी थोड़ा जब टॉर्क पढ़ाएंगे वहां भी बताएंगे आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, न्यूमेरिकल आपको लगा के आना है, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा, देखते हैं कितने लोग सॉल्व करके आते हैं। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा। कॉन्सेप्ट ये है बेटा, एक नोट करने वाली चीज है। कभी कभी क्वेश्चन जानते हो कैसे आता है? मान लो ये कोई चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है बेटा Q2, और इनके बीच का गैप, और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। इन दोनों के बीच का गैप डाइलेक्ट्रिक, ये गैप कितना है? R है, और डाइलेक्ट्रिक बीच में भरा हुआ कंप्लीटली पूरा। ठीक है, तो उस समय बताइए फोर्स कितना काम कर रहा होगा? तो वो मान लेते हैं F। कितना होगा बेटा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय K ना लिखो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और बीच में क्या आएगा? R²। अब जानते हो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हम नहीं चाहते कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज आप नहीं निकाल पाएंगे, मतलब उसकी तो वैल्यू दी रहेगी। मान लो इसे हम क्या करते हैं? एयर से रिप्लेस करते हैं। मतलब जो काम ये डाइलेक्ट्रिक कर रहा है, अगर यही काम मुझे एयर से करवाना हुआ तो हम क्या करेंगे? ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कर क्या रहा है यहां पे? बोलो 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 बोलो। डाइलेक्ट्रिक कर क्या रहा है यहां पे? डाइलेक्ट्रिक के होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो रहा है। तो मैंने कहा वीक ही करना है तो मैं इन दोनों को थोड़ा दूर कर दूं, ऐसे डिस्टेंस एडजस्ट करूं कि जो काम ये करेगा वही मैं डिस्टेंस से करवा लूंगा। ठीक है, तो सेम फोर्स लगेगा,
रिजल्ट सेम रहेगा। तो रिजल्ट सेम करने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों चार्ज को थोड़ा दूर कर दिया, Q1 Q2, मतलब इसको एयर से रिप्लेस करना बोलते हैं। एक जगह का अभी मैं न्यूमेरिकल बोलूँगा वहाँ करना पड़ जाएगा। ये बीच का गैप मान लो मैंने R डैश कर दिया बेटा, बट द फोर्स इज स्टिल सेम, ठीक है, कितना कर दिया R डैश। तो बताओ अब फोर्स कितना हो गया, नया फोर्स F डैश कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर है तो K नहीं रहेगा आपकी, Q1 Q2 तो है ही, और R डैश का स्क्वायर, और दोनों फोर्स सेम है तो इक्वल कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R डैश का स्क्वायर। ओके, सो अब हमें क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कैंसिल कर दूं, तो यहां से R डैश की वैल्यू निकालोगे तो R√K आएगा। R डैश की वैल्यू कितनी आई, R√K, तो हम जब डाइलेक्ट्रिक बीच में रहेगा तो उसको हटा देंगे, R√K वैल्यू रख देंगे, ठीक है, ये समझे ना। ये बवाल हटाने के लिए ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो काम ये कर रहा है बेटा, सेम काम ये भी कर रहा है, इक्वल सेटअप है, इक्विवेलेंट है दोनों। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन दूं, किधर दे दूं, इधर दे देता हूं, चलो, दैट इज योर HW, और करके आइएगा और आंसर कमेंट कर दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। HW में क्या है बेटा, ये Q1 है +6 माइक्रोकूलम, ये Q2 है -8 माइक्रोकूलम, ठीक है। द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 इज गिवन, द गैप बिटवीन इज 60 सेंटीमीटर, ये पूरा गैप इनके बीच का लेट से 60 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इसमें दो डाइलेक्ट्रिक भर दिए गए बीच में, कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक मैंने ये भर दिया, T, और कितने वैल्यू का, K = 4 वैल्यू का एक डाइलेक्ट्रिक मैंने यहां भर दिया, और ये डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अरे सही से लिख जा, 20 सेंटीमीटर तक मैंने एक ऐसा मटेरियल भर दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 है। फिर आगे मैंने 10 सेंटीमीटर और आगे तक भर दिया, ये 20 है, ये यहां तक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। इतने में बेटा मैंने आगे एक मटेरियल और भरा जिसके K की वैल्यू 9 है, ठीक है। यहाँ 20 सेंटीमीटर तक जिसकी वैल्यू 4 है उसको भर दिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने जिसकी वैल्यू 9 है उसको भर दिया, और इसकी थिकनेस, मतलब ये कितना, 10 सेंटीमीटर थिकनेस है, 10 सेंटीमीटर तक 9 मटेरियल है, और इधर ये बेटा ये पूरा एयर है, इधर कुछ नहीं, बचा हुआ जो 30 सेंटीमीटर में उसमें एयर है, ठीक। एयर की वैल्यू तो आपको पता है, K की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है। ये 3 का कॉम्बिनेशन है, आपको बताना फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, कंपटीशन बेस्ड है, हॉट क्वेश्चन है, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कर लीजिएगा, आंसर कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको नहीं भी आता है तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ये क्वेश्चन नोट कर लिया ना आपने? कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर दोनों में कंपेयर करें तो क्या मिलेगा हमको? तो देखिए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। ई देखो 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 देखो। इधर लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या जिसको कूलम्बियन बोलते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला पॉइंट, ये बिटवीन टू चार्जेस के बीच में काम करता है, ये बिटवीन टू मासेस। पहला डिफरेंस यही हो गया। दूसरा बोले तो इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का भी होता है, रिपल्सन का भी होता है, वो डिपेंड करता है चार्ज पे। अगर चार्ज सेम हुए तो रिपल करेगा, अट्रैक्ट कब करेगा जब अपोजिट। इधर आ जाओ, इट ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये बेटा मीडियम पे डिपेंड करता है। अभी क्वेश्चन दिया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बीच में भर दिया गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ई ना ही डिपेंड करता है, डजंट डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक है, और क्या डिफरेंस हो सकता है? और डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर फोर्स, ये कंपैरेटिवली वीकर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। और कितना वीक है? अगर बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स, दोनों फोर्स कैलकुलेट किया तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया वो 10⁻39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़्यादा आया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो पार्टिकल, दोनों पे चार्ज भी होता है, तो कंपैरिजन आसान था। दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, तो ये कितना आया? 10⁻39। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? K(Q1Q2)/r²। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2/r²। ठीक, ये दोनों के फॉर्मूले हैं। इसमें यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसका कांस्टेंट यूनिवर्सल नहीं होता है। कांस्टेंट इज यूनिवर्सल, नॉट यूनिवर्सल। क्यों यूनिवर्सल नहीं? डिपेंड करता है मीडियम पे वो। तो बेटा ये क्या हो गया? कंपैरिजन कर दिया मैंने। ठीक, सिमिलरिटी भी है भाई, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दोनों न्यूटन्स लॉ को भी फॉलो करते हैं, दोनों सेंट्रल फोर्स होते हैं, तो देयर आर सो मेनी सिमिलरिटीज ऑल्सो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। So see you in the next lecture. Okay, thank you class.